यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में 1789 के बाद में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोगों के अंदर एक भावना जगी, नेशनलिज्म की भावना, अपने देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की भावना, मोनार्की से फ्री होने की भावना, अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की भावना। वैसे ही एक देश था इटली। इटली की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, वहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टिकल से बाधाएं थी उसको यूनिफिकेशन करने की। एक्चुअली 16th सेंचुरी में इटली बहुत कमज़ोर हो चुका था और बहुत ही वीक था। उसके जो स्टेट थे बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेट थे और बाय 19th सेंचुरी तक इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड हो चुका था। सभी स्टेट एक दूसरे से लड़ाई करते थे। उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि कोई फॉरेनर आर्मी आकर उनके ऊपर, उनके देश के ऊपर अगर अटैक करे तो वो उनका सामना कर सके। वह इतनी पावरफुल आर्मी नहीं थी। छोटे स्टेटों की आपस में लड़ते थे, उनमें कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। सबसे पहला ऑब्स्टिकल तो यही था। वहाँ पर सिर्फ एक नॉर्दर्न पार्ट के अंदर पिडमोंट सार्डिनिया एक स्टेट था जो प्रिंसली स्टेट था, बट वह मोनार्क प्रिंसली स्टेट था। पर वहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज नॉट बैड मोनार्क लाइक नेपोलियन बोनापार्ट was in the time of French Revolution, after the French Revolution। नॉर्दर्न जो पार्ट था इटली का वह अंडर द कंट्रोल ऑफ आफ्टर 1815 ऑस्ट्रिया। उसके भी जैसे वेनेटिया, लिम्बोडिया, ये जो शहर थे वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थे। कुछ शहर थे टस्कनी, बोडेन, वो फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो बहुत बड़ी आबादा थी फॉरेनर्स देश को बाहर उखाड़ फेंकने की। मिडिल पार्ट ऑफ इटली वह पोप के अंडर में था। एक्चुअली वहाँ पर ओल्ड क्रिश्चियन चर्च थे और वह पोप जो था वो स्पिरिचुअल हेड था पूरे क्रिश्चियनिटी समुदाय का, कम्युनिटी का। और उसने पोप ने अपने क्षेत्र में पेपल्स स्टेट के अंदर वहाँ से टैक्स लेता था लोगों से, वह वहाँ पे रूल करता था पोप। साथ ही में वह अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए फॉरेनर फोर्स की हेल्प लेता था। जैसे फ्रांस की आर्मी पोप के शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जमी हुई थी, जो पोप के निवेदन पे फ्रांस के किंग ने वहाँ पे भेजी थी। ये भी एक बड़ी बाधा थी वहाँ पर। अब है साउदर्न पार्ट ऑफ इटली। एक्चुअली साउदर्न पार्ट ऑफ इटली पर बर्बन किंग स्पेन रूल करता था, ठीक है। और वहाँ पे भी बड़ी बाधा थी कि स्पेन का जो रिलेशनशिप था बर्बन डायनेस्टी का वो फ्रांस से था। तो ये सब बाधाएं थी इटली को यूनिफिकेशन करने की। बट लेट्स सी नो हाउ यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, क्या प्रोसेस हुई कि इटली को यूनिफिकेशन किया, किन किन लोगों ने योगदान दिया इटली को यूनाइटेड करने के लिए। चलो जानते हैं। सबसे पहले यूनिफिकेशन ऑफ द इटली में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया वह योगदान था जूसेपी मेजेनी का। जूसेपी मेजेनी जो इटली का रिवोल्यूशनरी था, उसका बोर्न जिनोवा में हुआ था 1807 के अंदर। उसने सबसे पहले अपनी छोटी उम्र के अंदर उसने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी, कार्बोनरी सोसाइटी। और इन द एज ऑफ 24 ही वाज सेंड आउट फ्रॉम टू द इटली बाय द ऑस्ट्रियन किंग। 1831 ही रिमेन आउटसाइड एज एक्साइल, ठीक है। उसी दौरान उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एक का नाम था यंग इटली, जो यंग लोग थे इटली के उसको वो लोग उस सोसाइटी से जुड़े। सेकंड सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप, जिसमें उसने यंग यूरोपियन लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो उसका भी बहुत ही बड़ा योगदान था। वह हार्ट से सोचता था, वह सेंटिमेंट व्यक्ति था। वह अपने गीत से, कविताओं से, कथाओं से लोगों को मोटिवेट करता था कि लोग यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अगला किरदार काउंट कैमिलो डी कैवूर ने निभाया। इसको जो अपॉइंट किया था मिनिस्टर, वो ये पिडमोंट सार्डिनिया का मिनिस्टर था। इसको विक्टर इमैनुअल सेकंड ने वहाँ का मिनिस्टर अपॉइंट किया था, क्योंकि ये बहुत चालाक था, टैक्टिकफुल पर्सन था, डिप्लोमेटिक पर्सन था। ये फ्रेंच लैंग्वेज जानता था, ठीक है। इसी ने, आप कह सकते हैं कि इसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। कैवूर ने, कैवूर की टैक्टिक की वजह से ही कैवूर ने 1869 के अंदर ऑस्ट्रिया को हराया विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच आर्मी। इसने टैक्टिकफुल एक डिप्लोमेसी की थी फ्रेंच राजा से, नेपोलियन फोर्स से। उसी की मदद से, फ्रेंच आर्मी की मदद से कैमूर ने अपनी स्मॉल वॉलंटियर आर्मी के थ्रू ऑस्ट्रिया को हराया और उसको रूट आउट किया इटली से, ठीक है। अगला जो रोल प्ले किया उसका नाम था गैरीबाल्डी, जूसेपी गैरीबाल्डी। इसके पास एक वॉलंटियर आर्मी थी
जिसका ये लीडर था, इसने 1833 के अंदर मैजिनी से मिलकर, जूसेपी मैजिनी से मिलकर और यंग इटली ज्वाइन की थी उसी समय। और इसकी आर्मी का जो सिंबल था वो था रेड शर्ट आर्मी। इसकी रेड शर्ट आर्मी जब कैवूर से मिली और कैवूर ने इसको सजेस्ट किया कि आप साउथ इंडिया में जाएं और साउथ इंडिया में स्पेन वहाँ के पीजेंट की मदद से स्पेन के बर्बन डायनेस्टी को रूट आउट करे। और इसने यही किया जो कैवूर ने गैरिबाल्डी को कहा था। और साउदर्न पार्ट ऑफ इटली आल्सो वाज यूनाइटेड एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ पिडमोंट सार्डिनिया एंड कैमिलो डी कैवूर, और स्पेन की बर्बन डायनेस्टी को रूट आउट कर दिया वहाँ से। अगला जो रोल था वह था विक्टर इमैनुअल सेकंड का। हालांकि विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया था 1861 के अंदर, यूनाइटेड इटली का। बट पेपल स्टेट जो सेंट्रल पार्ट था ना, मिडल पार्ट ऑफ इटली, वह अभी भी कंट्रोल में नहीं था इटली का, जो रोम वाला हिस्सा था पेपल स्टेट्स, जो पोप के अंडर में था। जब जर्मनी वार में बिजी थी फ्रांस के साथ, या यू कैन से कि फ्रांस और जर्मनी के वार के समय 1871 के अंदर विक्टर इमैनुअल ने ये मौका देखा। और जब वहाँ मैंने कहा था ना कि पोप पेपल स्टेट की रक्षा करने के लिए फ्रांस से आर्मी मंगवाया था, वह आर्मी वापस बुला ली गई नेपोलियन फोर्ड के द्वारा जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था 1871 के अंदर। उसी दौरान पूरा पेपल स्टेट भी जर्मन स्टेट के अंदर मर्ज कर लिया गया और इस प्रकार पूरा इटली यूनाइटेड हो गया। इटली का जो राजा था नेक्स्ट किंग, वह विक्टर इमैनुअल सेकंड को डिक्लेयर कर दिया गया था ऑलरेडी, या राजा बना और वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता मिली। पूरी इटली में एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, इटली लैंग्वेज, जो उससे पहले सब लोग अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, सबको यूनाइटेड किया गया। और इस तरह इटली एग्जाम्पल बना दूसरे देशों के लिए डेवलपमेंट का, यूनिफिकेशन का, डेमोक्रेसी का और द एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम का।